हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। एक मिनट सर, हम तो यहां पर हमारे 9th का कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ने आए हैं। ये आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्यों पढ़ रहे हैं? ये राज भी मैं आपको इसी चैप्टर के अंदर बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल यानी क्लास 9th बाय अड्डा 247 पर। बात कर रहे हैं आज हम यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की, यानी कि संविधान किस तरीके से उसका निर्माण हुआ या क्यों निर्माण हुआ, और हम भारतीय संविधान के साथ साथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिकली इस चैप्टर में बात करते हैं। यह चैप्टर शुरू ही आपका अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। अब आप कहेंगे, आपके मन में विचार चलेगा, सर अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये तो बहुत लेट आया। अफ्रीका तो सर 1994 में उसकी हिस्ट्री जाकर शुरू होती है, लेकिन हम यहां से इसको क्यों शुरू करते हैं? तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। जब संसार में बहुत ज्यादा भैया पाप बढ़ जाता है तो वो क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब धरती पर भैया मनुष्य का विनाश या फिर अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब यहां पर कोई ना कोई महापुरुष पैदा होता है उस अधर्म को खत्म करने के लिए। उसी के साथ साथ जैसे हमारे देश में सारी की सारी छुआछूत या जो भी चीजें ऐसी चल रही थी, रंग भेद, जाति विवाद चल रहा था, उस टाइम पर हमारे पास आए डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसे ही हर देश में किसी ना किसी महापुरुष का जन्म हुआ है। वहीं आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका में पैदा हुए नेल्सन मंडेला के बारे में, जो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं। उन्होंने वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो शुरू कर रहे हैं क्लास 9 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में। बात कर लेते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका में क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला। बिल्कुल एनसीईआरटी से एकदम लाइन बाय लाइन भी पढ़ेंगे और जितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। शुरू करते हैं। ये क्या कहते हैं? आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। मतलब क्या है इस बात का? ये कहते हैं कि भैया मैं तो सफेद लोग, श्वेत कहते हैं, व्हाइट को क्या बोलते हैं बेटा? इन्होंने बोला है श्वेत। आपके जो हिंदी वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बोलते हैं श्वेत। व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी। मतलब कि मैंने बढ़ाया है, किसको बढ़ाया है भैया? डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक या लोकतंत्र को बढ़ाया है, मैंने बढ़ावा हमेशा दिया है। आइडियल का मतलब होता है आदर्श। क्या होता है? आदर्श यानी एक तरीके की विचारधारा। In which all persons live together, यानी कि सब कैसे जिएंगे? All together यानी कि साथ प्लस समान। ठीक है? और क्या कहा जाएगा इसको? इक्वेलिटी के साथ सभी लोग लिव करेंगे। इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अपनी हमने बात करी है समानता की, इक्वेलिटी की। इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, बट इफ नीड टू बी इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई। हां, मैं इसके लिए भैया मौत को भी स्वीकार कर सकता हूं, मर भी सकता हूं, सबको समान यानी कि एक साथ जीवन को जीने के लिए। यह है नेल्सन मंडेला की पिक्चर, आपको अपनी बुक में भी मिलेगी। ये देखते हैं आगे। ओके, यहां पर समझते हैं हम कि इस ये जो आपके सामने एक माइंड मैप टाइप का चीज है, इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से वहां पर चीजें शुरू हो रही हैं और क्यों शुरू हो रही हैं। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। भाई अपार्थेड का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है रंग भेद। जो भी बच्चे यहां पर हिंदी वाले हैं उनकी मैं पूरी हेल्प कर रहूंगा। रंग भेद की बात हो रही है। देखो, आप हमेशा देखते होंगे कि आपने वो एक कहावत सुनी होगी, यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ऐसे ही भैया अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका में दो तरीके के लोग हैं। पहले दो तरीके की बात करेंगे। वहां के जो नेटिव लोग हैं, जिन्होंने वहां की शुरुआत करी, जिनसे वो कल्चर चलता हुआ आ रहा है, जिनसे अफ्रीका कहलाया जाता है, भैया वो लोगों का स्किन कलर कैसा है? ब्लैक है। वो लोग काले दिखते हैं। और अगर वहां पर कोई बंदा गोरा चला जाता है तो उन लोगों में क्या चीज बढ़ जाती है? उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब होता यह है कि इजिप्ट में भी हमेशा यही हुआ था कि जिन लोगों का स्किन टोन डार्क था और जिन लोगों का स्किन टोन बहुत ज्यादा फेयर था, उन लोगों ने कहा कि ये जो फेयर लोग हैं ये ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, जो कि एकदम भैया झूठी बात है। काले लोग भी, डार्क स्किन वाले भी तो ईश्वर ने ही बनाए हैं।
है ना। अब वो कन्हैया क्या पूछते हैं कि भैया मुझे, मैं क्यों काला हूं और ये क्यों गोरी है, तो तुमको किसी और ने बनाया है कि नहीं, तुमको भी ईश्वर ने बनाया है, स्किन टोन का कोई मैटर नहीं करता है। अपार्थेड, अपार्थेड का मतलब क्या होता है, रंग भेद होता है। ए सिस्टम ऑफ रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको जातीय भी बोल सकते हैं, रंग भेद भी बोल सकते हैं, यूनिक टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने ऐसी चीज कभी फेस नहीं करी थी। उनको क्या पता कि भाई ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये क्या इनके ऊपर राज करने का भी एक चीज बन जाएगी, राज करने का भी एक मेथड बन जाएगा। इस चीज को समझने से पहले एक वर्ड हम लोगों को समझ लेना चाहिए। वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है आपका, वो वर्ड होता है हमारा कोलोनियलिज्म। क्या होता है, कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म का मतलब होता है भैया औपनिवेशवाद, या फिर इसको एक विचारधारा भी बोल सकते हैं। कोलोनियलिज्म एक तरीके की होती है आपकी फिलॉसफी। क्या होती है, फिलॉसफी होती है, एक आइडियलिज्म होता है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें कोई पूरा संपूर्ण कोई एक देश होता है जो बहुत ताकतवर होता है और वो कमजोर देश के ऊपर यानी कि अंडर पावर कंट्री के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेता है, अपना डोमिनेंस कायम कर लेता है। जैसे कि मान लो कोई बंदा है, उसका वेट है भैया 100 kg, है ना। जैसे हाथी का भैया 100 kg वेट है तो वो कुत्ते को तो परेशान कर ही लेगा, है ना। वो मतलब अपने से कम वजन वाले जानवर को तो वो खत्म कर ही देगा। ऐसा ही यहां पर हुआ कि भैया कोलोनियलिज्म की ये लोग बहुत ताकतवर थे, इन लोगों के पास हथियार थे, इन लोगों के पास हर तरीके की चीज थी, पैसा था, आर्मी थी, सब कुछ था। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज के पास ऐसा कुछ नहीं था। जब ये इंडिया में आए तब भी कोलोनियलिज्म था, इन लोगों के पास सब कुछ था, इंडिया के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने हमारे ऊपर क्या कर लिया, रूल कर लिया 200 ईयर्स तक। अच्छा, अब यहां समझते हैं द वाइट यूरोपियंस, इसमें डचीज भी शामिल थे, ये याद रखना। द वाइट यूरोपियंस इंपोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। कौन सा सिस्टम भाई, कोलोनियलिज्म भी, और कौन सा सिस्टम भैया, रंग भेद का सिस्टम भी इसको बोला जा सकता है, या फिर इसको अपार्थेड भी आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा, कितने टाइम तक हुआ भैया और कब हुआ, 17 एंड 18th सेंचुरी में ये लोग वहां पर पहुंचे और इन्होंने अपार्थेड सिस्टम इनके ऊपर लागू कर दिया कि भैया हम गोरे लोग हैं, हम लोग तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तुमसे ज्यादा चीजें जानते हैं और तुम लोग इतनी चीजें नहीं जानते हो। बिल्कुल सेम टू सेम इंडिया में भी ऐसा ही हुआ था, अब से कुछ टाइम पहले, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 80 साल के आसपास की बात है जब अंग्रेज यहां से गए थे। अब यहां पर देखो, अनलाइक इंडिया लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। इनको पता चल गया था, अंग्रेजों को, कि ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि अब हमारी इंडिया में ज्यादा दाल नहीं गलने वाली है। इसीलिए क्या हुआ भैया, 1964 के आसपास इन लोगों ने मतलब हो तो इससे पहले से रहा था, लेकिन 1964 में इनकी भैया लुटिया वहां पर डूबने वाली थी। एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। भैया कौन बन गए लोकल रूलर्स, बन गए आपके व्हाइट्स। ये जो आपके व्हाइट्स हैं यानी कि ब्रिटिश लोग हैं, इसमें डचीज भी थे, डचीज भी इनके साथ साथ शामिल थे। क्या करा इन्होंने, पहली बात तो समझो आप, डिवाइड द पीपल, यानी कि इन्होंने लोगों को बांटा। कैसे कैसे बांटा मैं आगे आपको समझाऊंगा। 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक। भाई देखो कितना, 3/4 यानी कि इतने से इतना परसेंट लोग आपके कितने थे, ब्लैक थे, लेकिन फिर भी उस 1% ने क्या कर लिया, उन लोगों पर कब्जा जमा लिया अपना। आगे देखते हैं, कोलोनियलिज्म का मतलब आपको नहीं भूलना है। पहला कौन है यहां पर, पहले हैं यहां पर व्हाइट्स, दूसरे कौन है, नेटिव साउथ अफ्रीकन, जो वहां पर रहने वाले लोग थे, जिनकी पैदाइश वहां पर हुई, जिनका जन्म वहां पर हुआ। व्हाइट गए अफ्रीका, इन्होंने वहां पर कब्जा करा। अब इन दोनों के साथ साथ भैया पहला और दूसरा तो आपने समझा, लेकिन यहां पर एक स्किन टोन और रहती थी जिसको कलर्ड बोला जाता था। अब ये कलर्ड कौन थे, बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस। अब ये मिक्स्ड रेसेस कौन है, ये है इंडियंस। इनको अफ्रीकन इंडियंस बोला जाता है। क्या कहते हैं इनको, अफ्रीकन इंडियंस। ये अफ्रीका और इंडिया के मिक्स ब्रीड होती है। कैसे मिक्स ब्रीड होती है भाई, इससे पहले इंडिया से ही जब मजदूरों को लेकर जाया जाता था दूसरे देशों में, जब अफ्रीका में खेती होती थी, या मतलब कि अफ्रीका में अफीम वगैरह की खेती करवाते थे ब्रिटिशर्स या डचीज या ये लोग व्हाइट्स जिनको कहा जाता है,
उस टाइम पर ये मजदूर इंडिया से लेकर जाते थे। अब जो इंडिया वापस नहीं लौट पाए, उन्होंने अफ्रीका में ही अपने घर बसा लिए, उन्होंने अफ्रीका में ही अपना वंश शुरू करा, और ये लोग क्या बन गए, धीरे धीरे इन लोगों को कहा जाने लगा अफ्रीकन इंडियंस। यहां पर आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कमला हैरिस हैं, जो एक अफ्रीकन इंडियन ही है। आगे चलते हैं। ओके, कॉल्ड कलर्ड, भाई हाँ, कलर्ड बोला जाता है इनको। पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। कैसे? अभी हमने बात करी माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। अफीम की खेती या कॉफी की खेती या ऐसी इस तरीके की खेती या मजदूरी करने के लिए इनको लेकर जाए जाते थे। गिरमिटिया मजदूर भी इनको बोला जाता था, जो कि कहां पर जाते थे? डरबन या फिर नेटाल में। ओके, अब चलते हैं हमारा लाइन बाय लाइन पे। वहां पर हमने समझ लिया एक माइंड मैप के तरीके से क्या चीज होती है। अब हम लाइन बाय लाइन चलने वाले हैं, देखते हैं। द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। भैया हाँ, ये ब्लैक्स के लिए बहुत बुरी थी, सबसे ज्यादा खतरनाक ये ब्लैक्स के लिए ही रही। ये फिर भी इंडियंस के लिए तो फिर भी थोड़ा ठीक था। दे वर फोरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। क्या होता था? इनको बिल्कुल ही मना करा गया था कि भैया तुम अब व्हाइट्स के इलाके में या ब्रिटिशर्स के इलाके में कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आ ही नहीं सकते। कुछ करना तो बड़ी दूर की बात है। बात क्या हो जाती है यहां पर? इनको व्हाइट्स के स्कूल में जाना मना था, इनको व्हाइट्स की जगहों पर घूमना मना था, चर्च में जाना मना था। मतलब जहां भी व्हाइट हैं वहां पर ब्लैक नहीं जाएंगे व्हाइट्स के अलावा। देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड परमिट। अगर उनके पास परमिट है, परमिट होता है यानी कि एक कागज होता है, परमिशन होती है, तभी वो वाइट एरियाज में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, कहीं भी ब्लैक नहीं जा सकते थे। अगर जाते भी थे तो ये एंजॉय करने तो नहीं जाते थे, किसी ना किसी मजबूरी से या मजदूरी करने जाते थे, वो भी तब जब इनके पास परमिट होता था। आगे देखते हैं क्या है। पब्लिक टॉयलेट्स वेर ऑल सेपरेट फॉर व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। यानी कि अभी हम देखते हैं जो भी पब्लिक टॉयलेट होती है, जो भी गवर्नमेंट हमें सर्विस देती है, जो पब्लिक टॉयलेट बनवाती है, उस पे भैया मेल फीमेल लिखा हुआ होता है। किसी भी कंपनी में, स्कूल में, कॉलेज में शी एंड ही लिखा हुआ होता है, मेल एंड फीमेल लिखा हुआ होता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा होता था? मेल और फीमेल तो एक तरफ रहा बात, भैया यहां पर लिखा होता था व्हाइट्स और ब्लैक्स। व्हाइट्स और ब्लैक्स लिखा हुआ होता था, और ब्लैक तो शायद लिखा हुआ भी नहीं ही होता होगा। व्हाइट में ये नहीं जा सकते थे। कुल मिला के बात कहने की ये है, मतलब कितनी भी तेज लगी हो, लेकिन भैया नहीं, तुम व्हाइट्स के शौचालय में नहीं जा सकते। कई बार मैंने कहानी पढ़ी भी है कि कई बार ऐसा हुआ था कि व्हाइट्स के वॉशरूम में या इनके रेस्ट रूम में कुछ ब्लैक लोग पाए भी गए थे। अफ्रीकन इंडियंस भी उसमें पाए गए थे, तो कुछ की तो मृत्यु ही कर दी गई, कुछ को तो गोली मार दी गई, और कुछ के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। देख लेते हैं। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन एक टर्म है जिसको यूज करते हैं अलग अलग, पृथक पृथक, भिन्न भिन्न करने के लिए, लोगों को अलग अलग, लोगों को डिवाइड करने के लिए जो चीज, एक वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। जैसे हमें H2O में से हाइड्रोजन अलग करना है और ऑक्सीजन अलग करना है, तो उसको क्या बोला जाएगा? हम उसको सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है। They could not even visit the चर्च, यानी कि यहां पर धार्मिक एकता जैसी भी कोई बात नहीं थी, वो व्हाइट्स के चर्च में नहीं जा सकते थे। Where the whites worshipped, black could not form associations or protest against the tribal treatment। यानी कि जैसे हमारे पास अब भारत में क्या है भैया, हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं शांतिपूर्वक, हम बिल्कुल एकदम हाँ अपना हड़ताल कर सकते हैं, जिसमें कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वैसा अब हमारे पास है। लेकिन इनके पास क्या है, इस बात को फिर से समझो। ब्लैक्स यानी कि जो काले लोग थे, कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस, वो कोई भी संघ नहीं बना सकते थे। हां, आज हमारे पास भारत में है कि हम संघ बना सकते हैं, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। और प्रोटेस्ट, हम ये कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते थे किसी के भी लिए, अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, कुछ नहीं कर सकते थे, कितना भी बुरा आप इन लोगों के साथ करो, लेकिन इनको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था। बात कर लो यहां पर ये मैंने दो पिक्चर्स लगाई हैं, ये दो पिक्चर्स क्या कहती हैं समझते हैं इस बात को। नेटिव इंडियंस, यानी कि नेटिव इंडियन का मतलब होता है जो देसी वहां के लोग हैं, जो वहां के लोग हैं, नेटिव इंडियंस और अफ्रीकन्स। क्या है भैया? इफ यू एंटर दीज प्रेमाइज एट नाइट, मतलब कि उस एरिया में, वो उस वाइट एरिया में अगर आप रात को घूमते हुए मिलते हो, यू विल बी लिस्ट एट एज मिसिंग,
तुम गुमशुदा में रिपोर्ट हो जाओगे। आर्म्ड गार्ड्स शूट ऑन साइट, यानी कि हथियारबंद लोग, हथियारबंद सैनिक आपको वहीं पर गोली मार देंगे मौके पर। आर्म्ड गार्ड्स हो गया। सैवेज डॉग्स, यानी कि शिकारी कुत्ते, डिवोर द कॉप्स, मतलब कि भैया आपको खत्म कर देंगे। यू हैव बीन वॉर्न्ड, इस तरीके की धमकी ये दे रहे हैं कि अगर तुम यहां पर पाए भी गए तो तुमको गोली मार दी जाएगी। दूसरा आप यहां पर देखो, सिटी ऑफ डरबन। डरबन में कौन थे भैया? गांधी जी थे। यही एक वैसा इलाका है जहां पर पहला सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जब इंडिया में गांधी जी आए 1915 में, उसके बाद उन्होंने 1917 में जो पहला सत्याग्रह करा था, है ना, ये इंडिया का पहला सत्याग्रह था। लेकिन सबसे पहला सत्याग्रह तो बाबू डरबन में ही मेरे दोस्तों हो चुका था, यानी कि साउथ अफ्रीका में हो चुका था। अंडर सेक्शन 37, ये इनके व्हाइट्स के बनाए हुए रूल हैं। अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन बीच बाय लॉज, दिस बीचिंग एरिया इज रिजर्व फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ द व्हाइट रेस। क्या कहते हैं? ये सिर्फ श्वेतों के लिए बनाया हुआ है, सिर्फ व्हाइट्स के लिए बना हुआ बीच है। अलग अलग लैंग्वेजेस में भी इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है, डच में भी लिखा हुआ है और अफ्रीकन में भी लिखा हुआ है। सिटी ऑफ डरबन का बीच लॉ है। ये कौन सा सेक्शन लगा हुआ है? याद रखना, एमसीक्यू में बन सकता है। सेक्शन 37 के तहत। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन बीच लॉज, डरबन बीच लॉ है ये भैया। दिस बाथिंग एरिया इज रिजर्व फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ द वाइट कलर, ठीक है, या वाइट रेस। इधर देखते हैं अब। ओके, 1950 ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। भैया क्या हुआ? कौन कौन लड़ा? ब्लैक कलर्ड और हमारे इंडियन लोग। 1950 में इन्होंने एक जंग शुरू कर दी कि भाई अब तो हम लोगों को आजादी चाहिए, तुम लोगों से हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेलना है। फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम, कौन से सिस्टम के? अपार्थाइड के, यानी कि रंग भेद के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लॉन्च प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक। क्या हुआ? प्रोटेस्ट, यानी कि इन्होंने क्या शुरू कर दी? यहां पर हड़तालें शुरू कर दी, या जो भी चीज है शुरू कर दी है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की इन्होंने स्थापना करी, जो एक अम्ब्रेला कॉरपोरेशन भी है। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन किसको बोलते हैं? जो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी मजबूरियों को अपने अंदर छुपाए रखती है, और भी काफी डीप मीनिंग्स होते हैं इसके। अच्छा, क्या करा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने? एएनसी हम लोगों को याद रखना है हमेशा, एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। किसने बनाया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? देखो इसके अंदर कौन कौन थे भैया? नेटिव अफ्रीकन तो थे ही, लेकिन इसके अंदर भी मिडिल क्लास का एक रोल आ जाता है। कौन थे इसमें भैया? स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स भी इसके अंदर थे, और एजुकेटेड पीपल तो इसके अंदर थे ही। किसके अंदर? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंदर। दूसरा इसके अंदर थे भैया फार्मर्स। कौन थे? फार्मर्स, या आप इनको पीजेंट्स भी बोल सकते हो। ओके, अब देखते हैं भैया, सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइंड दी एएनसी, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। सेंसिटिव वाइट्स कौन है? ये भी भैया उदारवादी, लिबरल वाइट भी इनको बोल सकते हैं, सेंसिटिव वाइट भी बोल सकते हैं। लिबरल वाइट भी इसको बोलते हैं, लिबरल वाइट्स भी इसको बोलते हैं, और सेंसिटिव वाइट भी इसको बोलते हैं। ये किसके खिलाफ खड़े हो गए? ये भी भैया उन ब्रिटिशर्स के, उन वाइट्स के खिलाफ खड़े हो गए, एएनसी को सपोर्ट करते करते। व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग। क्या हुआ? व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन फिर भी भैया ये अंग्रेज लोग, ये ब्रिटिशर्स नहीं माने, और इन्होंने लोगों को गोलियां भी मारी, बहुत तरीके से टॉर्चर भी करा। ज्यादा आपको बताऊं तो ये जिंदा लोगों को दफना देते थे। ये लोगों से इतना ज्यादा ब्रुटैलिटी उनके साथ ये बिहेव करते, इतना ब्रूटल बिहेव करते थे कि किसी आज भी लोगों की रूह सुनकर कांप जाए। और ये सब हुआ कब है? जब इंडिया में लड़ाई चल रही थी, जब इंडिया में 1945 से लेकर 1950 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड चलता रहा, उस टाइम पर ही उस टाइम पर यहां पर भी एक जंग छिड़ गई थी। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी जैसी जगहों पर, ऑटोमन टर्की जैसी जगहों पर क्या हुआ था? एक लड़ाई छिड़ गई थी।
आगे चलते हैं। ओके, टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अब हम नए संविधान की तरफ बढ़ रहे हैं। संविधान, सम का मतलब होता है एक साथ और विधान का मतलब होता है एक साथ चलने की नीति। क्या होता है संविधान का मतलब? संघ का मतलब होता है हम सभी और विधान का मतलब होता है नीति के साथ चलने की विधि के बारे में हम उसमें बात करते हैं। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थेड एंड इंक्रीज्ड, क्या हुआ भैया? अपार्थेड हैड इंक्रीज्ड, जैसे जैसे प्रोटेस्ट होता रहा, जैसे जैसे स्ट्रगल्स अगेंस्ट होते रहे, किसके? रंग भेद के खिलाफ होते रहे, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप, भाई क्या है, इनको समझ में आ गया था कि बहुत लंबे समय तक ये अफ्रीकन पर राज नहीं कर सकते, बहुत लंबे समय तक उनको परेशान नहीं कर सकते। मैं आपको और ब्रूटल घटना इनकी बताऊं तो जो अफ्रीकन थे, जो मजबूत अफ्रीकन थे, जो ताकतवर लोग थे, वो क्या करते थे? उनको मारते थे, बेहोश करते थे और फिर कटर में डालकर कुछ एक प्रकार का वो कटर होता था, उसको घुमाते थे और उनके दोनों पैर काट देते थे या उनके हाथ काट देते थे। अगर पैर नहीं होगा तो कितना भी ताकतवर आदमी हो वो कैसे लड़ेगा? अगर हाथ काट दिए जाएं तो कितना भी ताकतवर आदमी हो वो खाएगा कैसे? वो कैसे देश के लिए लड़ेगा? तो इतना ब्रूटल काम इन लोगों ने करा था। अच्छा ठीक है, ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन, हाँ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। द वाइट रिजाइम चेंज्ड इट्स पॉलिसीज, क्या करा इन्होंने? इन्हें लगा कि भैया अब तो मुश्किल हो रहा है, फिर इन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेयर एक्सपोज्ड, क्या हुआ भैया? लॉज रिप्लेस, एक्सपोज हुए, रिप्लेस होने लगे, बदलाव होने लगा नियमों में। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया, हमेशा यही होता है। जब आप 10th में आओगे तब आप प्रिंट कल्चर में समझोगे कितनी बार मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लगा। आप समझोगे नेशनलिज्म इन इंडिया में कब कब मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस लगे। क्यों? मीडिया ही क्या होता है? मीडिया एक वे ऑफ कम्युनिकेशन या वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इन्होंने इतनी सारी चीजें करी। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, क्या हुआ भैया? 28 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इससे पहले तो यह समझो कि जो नेल्सन मंडेला है उनको भैया, उनको और उनके 7 साथियों को, कितने? 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स और कौन? नेल्सन मंडेला को भैया कहां रखा गया? रॉबिन आइलैंड पर इनको कैदी बनाकर रखा गया। कितना? 28 सालों तक। लोगों को लगा था कि नेल्सन मंडेला जेल में ही मर चुके हैं, नेल्सन मंडेला जैसा कोई आदमी है ही नहीं, लेकिन ये लोग भूल गए थे, अफ्रीकन्स भूल गए थे कि 28 साल तक नेल्सन मंडेला जेल के अंदर हैं। भैया वो बाहर भी आएंगे, ऐसा सब लोग भूल गए थे। उन्हें लगा कि नेल्सन मंडेला तो भैया भगवान को प्यारे हो गए, जीसस को प्यारे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था भाई, वो जेल के अंदर थे। और इसी को बोला जाता है मंडेला इफेक्ट, इसी को मशहूर द मंडेला इफेक्ट बोला जाता है। जब लोग अपने आप में ही कुछ स्टोरीज बनाने लगते हैं ऐसी चीजों के लिए जिनके बारे में वो भूल चुके हैं, उस गैप को फिल करने के लिए, जिसको बोला जाता है कॉन्फेब्युलेशन। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कॉन्फेब्युलेशन करते हैं इन चीजों के बारे में, जैसे कि नेल्सन मंडेला के साथ हुआ। ये जेल में थे लेकिन लोगों ने सोचा कि नेल्सन मंडेला तो मर चुके हैं, जीसस को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, ये खुद ही भूल गए थे। फिर अपने आप जो इंसान कहानियां बनाता है उस गैप को फिल करने के लिए जो टर्म यूज होता है उसको बोला जाता है कॉन्फेब्युलेशन। अच्छा, यहां क्या बात हुई फिर? आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला वॉकड आउट। हां भैया, 28 साल के बाद ये जेल से बाहर निकले। कुछ लोगों को लगा था ये तो निपट चुके, लेकिन नहीं भैया, नहीं निपटे थे। ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, आजाद पुरुष की तरह निकले भैया। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ, ये डेट याद रखनी है हमें, 26 ऑफ अप्रैल 1994। क्या है ये डेट? 3 बार मेरे साथ दोहराना है आप लोगों को। 26 ऑफ अप्रैल 1994, 26 ऑफ अप्रैल 1994, 26 ऑफ अप्रैल 1994 को नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकले। द न्यू नेशनल फ्लैग, अब यहां से क्या शुरू हो जाता है? यहां से कलेक्टिव आइडेंटिटी शुरू हो जाती है। क्या शुरू होता है? कलेक्टिव आइडेंटिटी, जिसको सामूहिक चेतना भी बोला जाता है। सामूहिक चेतना के अंदर क्या होता है? जब देखो अभी मैं बोलने लग जाऊं और मैं सड़क पर निकलता हुआ बोलूं जय श्री राम तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। अगर मैं वंदे मातरम बोलता हुआ जाऊं तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। ये चीज क्या हो जाएगी?
एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो जाएगी। मैं उस ही आइडेंटिटी के अंदर कवर जो लोग हैं उनको अपने साथ इकट्ठा करता चला जाऊंगा। इसीलिए इन्होंने इस कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए नेशनल फ्लैग बनाया, कुछ नेशनल हाइम्स बनाए, यानी कि कुछ नेशनल कोटेशंस बनाए, कुछ पोएम्स बनाई। किसने बनाया भैया? इन लोगों ने मिलकर बनाया। ऑफ द रिपब्लिक, नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफ्लर्ड, मतलब कि उसको लहराया गया, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। एक अचानक से दुनिया की सबसे परेशान कंट्री कौन सी? अफ्रीका, अचानक से एक लोकतांत्रिक देश बनकर बाहर आती है। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एंड, बिल्कुल खात्मा इनका हो गया था। पेविंग वे ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। क्या बनाया गया भैया? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाया गया। कोई भी यहां पर रंग भेद नहीं था, मतलब खुद ये लोग काले थे, खुद ये लोग ब्लैक थे, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी के साथ कोई भी रंग भेद नहीं करा कि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हाँ, अब समझते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका एक ये, हाउ डिड दिस कम अबाउट? लेट अस हियर मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका, ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। देखते हैं भाई क्या बात हुई। ओके, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा महान कॉन्स्टिट्यूशन बना, इतना कुछ झेलने के बाद कि जिसने दुनिया के सारे देशों को मजबूर करा एक संविधान का निर्माण करने के लिए, लोगों के अंदर एक रेवोल्यूशन पैदा करा कि अगर तुम्हारे साथ भैया समानता बढ़ती नहीं जा रही है तो तुम्हें समानता छीन लेनी होगी। A state denounced by the entire world till 1994, एक देश ऐसा जो 1994 से पहले बिल्कुल दुनिया से अलग था, as the most undemocratic one is now seen as the model of democracy। एक देश जो 1994 से पहले क्या था भैया? एक बिल्कुल ही घटिया, एक बिल्कुल ही बेकार, एक बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिक था। अचानक से वो क्या बन गया? वो पूरी दुनिया में मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन गया, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य का एक नमूना बन गया। What made this change possible was the discrimination of the people of South Africa to work together to transform bitter experience into the binding glue of a rainbow nation। किस किस चीज ने करा भैया? इन पर जो परेशानी आ रही थी उस चीज को किसने सही करा? इनकी एकजुटता ने सही करा, इनके बदलाव के मोह ने उस चीज को बदला और इसको एक रेनबो नेशन बनाया। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, क्या कहते हैं मंडेला? अब हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। हिंदी में भी समझाता हूं कि साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वो इसके यानी साउथ अफ्रीका के भूतकाल को, वर्तमान को भी और किसको बताता है? फ्यूचर को भी बताता है। ऑन द वन हैंड इट इज अ सोलमन पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन्स डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल, क्या है अब समझो, मेन चीज यहां पर यह आती है, वी शैल नेवर परमिट अ reputation of our racist, brutal and repressive past। हम कभी भी हमारे ऊपर जो भी अत्याचार हुई, जो भी शोषण हुआ हमारा, जो भी प्रताड़नाएं हुई, उसको कभी दोहराने नहीं देंगे फ्यूचर में। ओके, बट इट इज मोर देन दैट, लेकिन हाँ ये बात इससे भी ज्यादा है। इट इज ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर कंट्री इनटू वन विच इज ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। यानी कि भाई ये एक ऐसी चीज है, ये अब एक संविधान ऐसा बनने जा रहा है जो सबको समानता देगा, जो किसी के साथ कोई भी ब्रुटैलिटी नहीं अपनाएगा। ए कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल अस, ब्लैक एंड व्हाइट, वुमन एंड मैन। जो भैया काले और गोरों के लिए एक जैसा रहेगा, जो आदमी और औरत के लिए भी समानता बरतेगा, चाहे वो नौकरी हो, जॉब हो, कुछ भी हो, XYZ। ओके, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें संविधान की जरूरत क्यों है? ये अफ्रीकन जो हिस्ट्री है, जो अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका लास्ट चैप्टर है। इसके आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात शुरू होने वाली है।
The only way to build and maintain trust, जब भैया एक ही तरीका है ट्रस्ट मेंटेन करने का, वो क्या है समझिए इस बात को. इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम. हमेशा हमें कोई भी खेल खेलना होता है तो हमको उसके कुछ ना कुछ नियम पता होते हैं, चाहे वो छूने वाला खेल हो, चाहे वो पबजी का खेल हो, चाहे वो कबड्डी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, टेबल टेनिस हो, पूल हो, कुछ भी हो, हमें उसके रूल्स पता है. ऐसे ही यहां पर हमें इस पूरे एक गेम का रूल मेंटेन करना होगा. समझते हैं. एवरीवन वुड अबाइड टू, हाँ सबको मानना होगा. दीज रूल्स These rules lay down how the rulers are to be chosen in futures. यानी कि ये संविधान हमको बताएगा कि हमें भविष्य में अपना शासक जो हमारे ऊपर रूल करे वो कैसे चुनना है. These rules also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. यही नियम बताएंगे कि आने वाली जो या मौजूदा जो सरकार बन रही है वो किस तरीके से या किस तरीके से रूल कर सकती है या किस तरीके से रूल नहीं कर सकती है. यही संविधान बताएगा. आगे क्या कहते हैं. फाइनली आखिरकार दीज रूल्स डिसाइडेड द राइट्स ऑफ द सिटीजन. यानी कि इन रूल्स ने क्या करा भैया, राइट्स ऑफ द सिटीजन यानी कि सिटीजन्स के जो अधिकार हैं वो इसमें लिखे गए. दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली. ये रूल्स ऐसे लिखे गए हैं कि जो भैया जीती हुई सरकार होगी, जो जीता हुआ कैंडिडेट होगा, वो भी इसको आसानी से बदल नहीं सकता. This is what the South Africans did. They agreed on some basic rules. भैया हाँ ये कुछ बेसिक रूल्स पर एग्री हो गए. They also agreed that these rules will be supreme. इन्होंने क्या कहा, कुछ भी हो जाए, ईश्वर से भी ज्यादा ये नियम जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं साउथ अफ्रीका के, यही सबसे ऊपर, यही प्रायोरिटी, यही प्राइम रहेंगे. इसके अलावा कुछ भी और प्राइम नहीं रहेगा. यहां का जो भी आदमी है, जो भी औरत है, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो व्हाइट है, चाहे वो कलर है, उसको ये बात माननी पड़ेगी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई बात ही क्या है, सुप्रीम है. That no government will be able to ignore this. कोई भी सरकार इसको इग्नोर नहीं कर सकती, अनदेखा नहीं कर सकती. This set of, ये लाइन समझना, क्या कहते हैं यहां पर, दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. क्या बोलते हैं, इस एक बेसिक सेट के एक पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बोलते हैं. ओके आप देखो, अब यहां पर लास्ट टाइम एक चीज क्या आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ. हां कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे प्राइम, सबसे सुप्रीम रोल है. बात करते हैं इसकी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, देखो इस चैप्टर के बाद जो यहां पर लिखा हुआ है इस पूरे पीडीएफ में, उसके बाद आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, सब कुछ यहां पर मौजूद है. इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग टुगेदर. जो साथ में रहते हैं उन सबके द्वारा स्वीकार करा गया एक रूल बुक या एक नियमावली होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ. हां तीन चीजें हैं, 3 से 4 चीजें हैं इसमें. क्या क्या है समझो इस बात को. फर्स्ट, पहला है आपका, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन. भैया डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, लोगों का इस पर भरोसा है और इसने अपने सब लोगों को अपने भरोसे में ले रखा है. बिल्कुल सही चीज है. दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. जो कि क्या बताता है, जो कि ये इस बात को तय करता है कि कितने भी अलग अलग रेस के, अलग अलग ट्राइब के, अलग अलग कलर के लोग यहां पर आ जाएं, सब ही रह सकते हैं, सब ही का अधिकार यहां पर समान है. सेकंड क्या है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट. मतलब ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी या सरकार कैसे बनेगी. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी तरीके के प्रावधान हमारे पास होते हैं. थर्ड क्या है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑफ द पावर. पावर को क्या करता है, बैलेंस ऑफ पावर या चेक एंड बैलेंस भी ये बनाता है. व्हाट इज राइट्स के ऑफ द सिटीजन आर, मतलब कि लोगों के अधिकार क्या हैं. फोर्थ देख लेते हैं, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. ये लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है कि कैसे एक बेहतर समाज का निर्माण करा जाए.
ओके भाई, इधर जो पिक्चर लगी हुई है ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये है नेल्सन मंडेला, जिनको 28 साल तक जेल में रखा गया और लोग इनको भूल गए कि भैया ये नेल्सन मंडेला नाम का आदमी जो हमारे लिए रॉबिन द्वीप में, रॉबिन आइलैंड पर एक जेल के अंदर पड़ा है, इनको क्या कर दिया गया था, इनको स्टेटमेंट ऑफ डेथ दे दिया गया था, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्रिजन, लाइफ टाइम इम्प्रिजन, यानी कि उम्र कैद इनको दे दी गई थी। लोग इनको भूल गए, पर नहीं, बाद में उनको सब सही रहा, स्टार्टिंग में भूल गए थे। अच्छा, मेन चीज यहां पर क्या है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन। भैया ये ब्रिटेन ने सबके नाक में दम कर रखा है, सबकी नाक में। इसकी नाक में किसी ने दम नहीं करा, ये अकेला ही सबकी नाक में दम कर रहा था। The Americans gave themselves a constitution। क्या दिया भैया, एक संविधान दिया। देखो, War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लड़ते हुए अमेरिकन ने लड़ने के बाद, लड़ाई जीतने के बाद या हारने के बाद खुद को क्या दिया, एक संविधान दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस के लोगों ने खुद को एक संविधान दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इंडिया में जब रेवोल्यूशन हुआ तो भारतीयों ने भी खुद को एक क्या दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ओके भाई, अब यहां पर आ जाते हैं, हम शुरू कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रेम्बल से। यह पढ़ने का सही तरीका है, आपको डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं घुस जाना है कि भैया सीधा घुस गए और सब दिमाग खराब कर लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से ही शुरू करना है और एक एक वर्ड को क्लैरिफाई भी यहां पर हम लोग कर रहे हैं। क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर क्या है आपके पास, यहां पे कुछ मेन वर्ड्स हैं आपके पास, उस बात को समझते हैं पहले। वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहला वर्ड हुआ आपका सोवर्जन। भाई सोवर्जन क्या है वो देखेंगे। सोशलिस्ट क्या है ये भी समझना है। सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये बात आपको समझनी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं, J+LEF का फॉर्मूला। क्या है ये J+LEF का फॉर्मूला? J फॉर जस्टिस, L फॉर लिबर्टी, E फॉर इक्वालिटी और F फॉर फ्रेटर्निटी, ये इसका एक फॉर्मूला है। क्या लिखा है इधर, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवर्जन। बात करी सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवर्जन का मतलब क्या होता है, people have supreme right to make decisions on internal as well as external matters। लोगों के पास अधिकार है, लोगों के पास क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति है, वो अपना विचार उसके अंदर रख सकते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज सही रहेगी या गलत रहेगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया को अगर समझें तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। बिल्कुल हाँ, जैसे कि दलित लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन थे भैया, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। बाकी लोगों के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर थे, मुस्लिमों के अपने थे, दलित के अपने थे, ब्राह्मण, क्षत्रियो, वैश्यों के सबके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर थे। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है भैया, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। वेल्थ क्या है भैया, वेल्थ है ताकत। ताकत कैसी, फाइनेंशियल ताकत, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल फ्रीडम। वो कैसे बनती है, वो लोगों के एक साथ रहने पर बनती है, अलग अलग नहीं बनती, वो लोगों को एकजुट करती है। सेक्युलर क्या है, सेक्युलर में भैया होता है पंथ निरपेक्ष की। हाँ भैया तुम पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष की, भैया तुम मुस्लिम हो तुम भी यहां रह सकते हो, तुम सिख हो, तुम बौद्ध हो, तुम पारसी हो, तुम जैन हो, तुम पासी हो, तुम जो भी हो, तुम भैया यहां पर रह सकते हो, इस देश में रह सकते हो। क्यों, क्योंकि ये एक सेक्युलर कंट्री है। आपने भी देखा कि अफ्रीकन एक सेक्युलर कंट्री नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पे अपार्थाइड भी नहीं होगा। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है भैया लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब लोकतंत्र क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ पीपल होता है लोकतंत्र, यानी कि जहां लोगों का तंत्र चल रहा होता है, जनता राज चल रहा होता है। अब देखो भैया और क्या चीज है इसके अंदर, इसके चीज अंदर है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसमें भी अलग अलग टर्म्स हैं, सब टर्म्स हैं इसके अंदर। क्या क्या, जस्टिस कितनी तरीके के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। कितनी तरह के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, कितनी तरह की लिबर्टी, थॉट्स की लिबर्टी यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति की लिबर्टी। एक्सप्रेशन की लिबर्टी यानी कि हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। बिलीफ, फेथ और वर्शिप की लिबर्टी, जिसको बोला जाता है कि हमारे पास तो भैया धर्म का राइट है, हम कहीं भी हम नमाज पढ़ सकते हैं, हम पूजा कर सकते हैं, हम गुरबानी कर सकते हैं। क्यों हो सकता है भैया ये है लिबर्टी।
इक्वालिटी क्या है? ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि जॉब में, राजनीति में, हर चीज में क्या है? समानता है, इक्वालिटी है। फ्रेटर्निटी क्या है? अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, क्या होता है? फ्रेटर्निटी होता है। अब यहां पर डेट भी आपको दी गई है, कब ये भैया? 26 डेज इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस 26 डे ऑफ नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1999 को 1949 डू हैव वी अडॉप्टेड, क्या है भैया? हमने अपना संविधान अपना लिया है। कब भैया? 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 ऑफ नवंबर 1949 को, 1949 को। अब इसके बाद क्या हुआ था? आपके पास 50, 10, 14, 15 साल बाद अफ्रीकन रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, एक तरीके से अंग्रेजों को या ब्रिटिशर्स को वहां से निकालने के लिए। आगे देखते हैं भैया, अब इंडिया के बारे में बात आ गई। क्या है? एज फार बैक एज इन 1928, 1928 क्या क्या नाम है इसमें? मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। कितने लोगों ने भैया मिलके? कितने? मोतीलाल नेहरू ने शुरू कर लिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एंड 8 अदर कांग्रेस मेंबर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहा है, यह कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण योगदान ही उन्हीं का रहा है। इन 1931 द रेजोल्यूशन ऑफ द कराची सेशन, मतलब कि बहुत सारे कांग्रेस सेशन हुए, उसमें से आपके जो 1920 में कलकत्ता में, फिर 1920 नागपुर में, फिर 1927 में 21 में 27 में मद्रास में हुआ, उसके बाद 1928 में और 7 में लाहौर में या कराची में भी कांग्रेस सेशन हुआ था। ओके, अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं हम? ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत का संविधान शुड लुक लाइक, या होना चाहिए। यहां पर किस किस ने बात करी? मोतीलाल नेहरू और 8 अदर मेंबर्स ने कांग्रेस में बात करी। क्या? कराची सेशन में बात करी कि आजाद भारत का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, वो मुद्दा हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तय करेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, हां बिल्कुल, राइट टू फ्रीडम, यहां पर कुछ मेन चीज है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, और इक्वालिटी यानी समानता, एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज कौन होती हैं? माइनॉरिटीज वो होती हैं जो कम होती हैं या जिनका तबका बहुत लो होता है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये बिल्कुल मैंने जो इसमें हाईलाइट कर रखा है, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अलग से भी पढ़ सकते हो। जितना हाईलाइट करा हुआ है वो याद रखने में आपका सबसे ज्यादा आसान भी है और 101% जरूरी भी है। ओके, अब बात कर लेते हैं 1937 इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। बात यहां पर ब्रिटिश इंडिया की हो रही है। आज हमारे पास जो इंडिया है वो तो इंडिया है, वो तो भारत है, लेकिन उसको पहले भैया ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। लेजिस्लेचर की बात हो रही है। लेजिस्लेचर कौन होती हैं? ये होते हैं भैया लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स कौन होते हैं भैया? लेजिस्लेचर होते हैं। और मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर, कहां? ब्रिटिश इंडिया। अब ये इंडिया है, लेकिन तब ये क्या था? ब्रिटिश इंडिया था। दीज वेयर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये क्या थी? पूर्ण लोकतांत्रिक सरकारें इसमें नहीं थी। फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है? पूर्ण लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी ये, ठीक है। एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस। अब ये लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन क्या होता है? लॉ मेकर की हमने बात कर ली है। एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियन, मतलब कि भारतीयों में कानून बनाने वाली सभाओं के बीच में बैठ बैठ के इतना तो इनको समझ में आ गया था, और प्रूव्ड to be very useful for the country in setting up its own institutions। कंट्री को इन्होंने प्रोवोक करा, इन्होंने कंट्री के अंदर बात रखी कि हमारे पास भी अपने इंस्टीट्यूशंस, अपनी संस्थाएं होनी चाहिए और
हमारे पास हमारा एक लिखित संविधान भी होना चाहिए। मैं बता देता हूं आप लोगों की जानकारी के लिए कि भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बेशक इसके अंदर नेपोलियन बोनापार्ट के 1804 के राइट्स भी लिए गए हैं, इसके अंदर अलग ब्रिटिश से भी लिया गया है, स्विट्जरलैंड से भी लिया गया है, हर जगह से इसके अंदर कुछ ना कुछ लिया गया है। ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या है देखा, इससे आगे समझते हैं। इंस्टीट्यूशंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। colonial law, colonial क्या होता है भैया, मैंने आपको बताया, जब कोई एक पावरफुल कंट्री, जब कोई एक बहुत ताकतवर देश किसी गरीब या किसी कमजोर देश के ऊपर अपना डोमिनेंस बना लेता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है भैया कोलोनियलाइजेशन या कोलोनियलिज्म। ओके, ईयर्स ऑफ थिंकिंग मतलब कि सालों सोचने के बाद, एंड डेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। हाँ, इसने बहुत सारे बेनिफिट भी हमको दिए हैं, जैसे कि आवर लीडर्स गेन्ड कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज। इन्होंने अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि वो चीजें क्या है। बट ऑन आवर ओन टर्म्स मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स। अब ये यहां तो 9th में पढ़ रहे हो, लेकिन ये आपको 10th क्लास में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर यहां पर आपने ये चैप्टर ठीक से पढ़ लिया तो मानो आपने पूरा जो आपका सिविक्स है, अगर ये आपने यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो मानो आपको 10th में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप 10th में आपके 60% आने वाले हैं तो आपके भैया 95+ तो कहीं भी नहीं गए। ओके, वेर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। कब हुआ भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन? यह हुआ आपका 1789 में। क्या हुआ आपका? फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो गया था जब बास्टील के किले पर वहां के लोकल लोगों ने जंग छेड़ दी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये सब रेवोल्यूशन कहां गया भैया? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये रेवोल्यूशन और आगे बढ़ा, कहां पहुंचा? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी पहुंचा, वहां से और आगे बढ़ा, ऑटोमन पहुंचा, उससे आगे पहुंचा, इंडिया में आया। इंडिया में क्या हुआ? रेवोल्यूशन शुरू हो गया। आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। आइडियल्स ऑफ, आदर्श किससे लिए? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए। भारतीय संविधान ने आदर्श किससे, आइडियल्स किससे लिए भैया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस किससे लिया है? ब्रिटेन से लिया है। एंड बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस, बिल ऑफ राइट किससे लिया? अमेरिका से लिया है। बिल ऑफ राइट किससे लिया है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बिल ऑफ राइट किससे लिया है? अमेरिका से लिया है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। और सोशलिस्ट रेवोल्यूशन किससे लिया? रशिया से लिया। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन किससे लिया भैया? रशिया से लिया। जो वो संडे रेवोल्यूशन के बाद जो हुआ था उसको सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ही बोला जाता है। had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality। किस पर बेस्ड सिस्टम? सोशल यानी कि समाज पर, सामाजिक इक्वालिटी पर, और इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी कि आर्थिक समानता पर भी, पैसों की समानता पर भी, इज्जत की समानता पर भी, और सामाजिक समानता पर भी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो इस बात को समझना जरूरी है। इलेक्शंस ऑफ द, मैं इसको बिल्कुल एकदम एक्सट्रैक्ट करके लाया हूं जिससे पढ़ने में, याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हां इसके लिए भी चुनाव हुआ था। इलेक्शंस वेयर हील्ड इन, कब हुआ था? 1946 में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन कब हुआ? 1946 में हुआ है। बिल्कुल ठीक है सर। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस इन दिसंबर 1946। कब हुआ भैया? 1946 में हुआ सर, समझ में आ गया। पार्टीशन और डिवीजन ऑफ द असेंबली, असेंबली के टुकड़े बना दिए गए भैया कि तुम यहां के लोगों को देखो, तुम यहां के लोगों को देखो, ये इसके अंदर हुआ था। समझो, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिवाइडेड इनटू
टू पार्ट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। कब? 1947 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में इनको डिवाइड कर दिया गया था। पाकिस्तान को कौन बनाना चाहता था भैया? पाकिस्तान को बनाना चाहते थे एमडी यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना क्या बनाना चाहते थे? पाकिस्तान बनाना चाहते थे कि एक मुसलमानों के रहने के लिए एक अलग से कंट्री हम लोगों को दे दो। तो ये समझौता कितने में हुआ था ये भैया? ये समझौता हुआ था 55 करोड़ में। ये सौदा हुआ था कि भैया अब तुम कुछ दिन के लिए गुजर बसर करने के लिए 55 करोड़ रुपए ले लो और पाकिस्तान को अपना एक अलग कंट्री बना दो, जो कि पंजाब से पीछे की साइड है। पंजाब से वेस्ट में क्या पड़ता है आपका? पाकिस्तान पड़ता है। Adoption or enforcement of the constitution समझो। The assembly adopted the constitution on 26th of November 1949। अभी हमने पीछे प्रियम्बल में पढ़ा था, कब अपनाया गया इसको? अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949। और उसी के साथ साथ इसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, अप्लाई कर दिया गया था। कब अप्लाई करा गया था? अप्लाई कब करा गया था? 26/1/1950 में इसको क्या करा गया था भैया? अप्लाई कर दिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950, सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। क्या भैया? रिपब्लिक डे के रूप में हम इसको बनाते हैं हर साल। अभी आने वाला है, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 15/12/25 को, यानी कि आज 15 दिसंबर 2025 है। और अब से भैया कुछ ही दिन बाद, है ना, कुछ ही दिन बाद या पूरा एक महीने बाद क्या आने वाला है हमारे पास? रिपब्लिक डे आने वाला है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अप्लाई हुआ था। अब है इधर देखो आपके पास एक और मैं डिटेल में क्या चीज लेकर आया हूं, डेट्स को सेग्रीगेट कर कर लेकर आया हूं, जिससे हम डेट को आराम से याद कर सके। 1946 में भैया इलेक्शंस हुए। दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई किस चीज की? इलेक्शन की। 1946 में भैया पहला इलेक्शन हुआ। दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई। और इसमें कितने मेंबर थे भैया? 299 मेंबर्स थे। ड्राफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 299 मेंबर्स ने क्या करा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा था। फिर क्या है हमारे पास? 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, एडॉप्ट हो गया भैया। और एडॉप्ट हो गया, अब एडॉप्ट कर लिया हमने, अपना लिया, मान लिया उसको। अब ये क्या है? 26 जनवरी। ये दो डेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, ये दो डेट्स। ये दो डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको याद रखना है। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 एडॉप्टेड, अपनाया गया। और देखो ये क्या है, मैं हिंदी में भी लिख ही देता हूं यार, अपनाया गया। और ये क्या है भैया? ये है लागू, लागू किया गया। ओके, एक्सेप्टेड बिकॉज, क्यों एक्सेप्ट करा गया समझो इस चीज को। इट रिफ्लेक्ट्स ब्रॉड कॉन्सेंस, हैज लेजिटिमेसी, यानी कि इसमें बहुत लचीलापन है और इसको बदला भी जा सकता है आराम से संभल कर। रिप्रेजेंटेड पीपल ऑफ इंडिया, ये हम लोगों को, मुझे, आपको, आपके माता पिता को, आपके दोस्तों को क्या करता है भैया? क्या करता है? हाँ, हम लोगों को क्या करता है? समानता प्रदान करता है। ओके, अब यहां पर एक और मेन चीज आती है, ये क्या है आपका? इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। आपके पास कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके पास क्लास 9th में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके पास कोर्स क्वेश्चन आ जाए, आप उसमें ये आंसर जरूर ऐड कर सकते हो, ठीक है। A constitution is not merely a statement of values and philosophy। ये सिर्फ और सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है और सिर्फ कुछ ऐसी अजीब सी बातें नहीं है भैया। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बहुत जरूरी है। A constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangements। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स क्या होते हैं भैया? यहां पर अलग अलग तरीके के हमारे पास इंस्टीट्यूशन है। जैसे हमारे पास है भैया एजुकेशन, हमारे पास है लॉ, हमारे पास है मैरिज,
हमारे पास अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके उनके लिए अलग अलग रूल्स बने हुए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। थर्ड है आपका, much of the document called Constitution of India is about these arrangements। मतलब कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को सेग्रीगेट करें, शादी वाला अलग निकाल दें, या फिर हम कह सकते हैं कि बिजनेस वाला अलग निकाल दें, हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन वाला अलग निकाल दें, हम कह दें कि इलेक्शन का, एजुकेशन का, हर चीज का अलग अलग सेग्रीगेट कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा भैया, हमारे पास बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। और उन डॉक्यूमेंट्स को ही एक जगह संजो कर रखना या एक जगह ही उनका इस्तेमाल होना क्या कहलाता है? वो रूल बुक। वो रूल बुक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान कहलाती है। संविधान को अगर हम तोड़ें, थोड़ा सा उसको डीकंस्ट्रक्ट करें, तो क्या होगा? हमारे पास बनेगा सम मतलब एक साथ, और विधान का मतलब है नीति, यानी कि लोगों को एक साथ चलाने की जो नीति है, जो विधान है, वही संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और यही भारत का संविधान भी हम लोगों को सिखाता है। ओके, अब है हमारे पास therefore it needs to be amended quite regularly to keep it updated। अपडेट जैसे कि भाई हमारा फोन है, हर 2 महीने में अपडेट मांग लेता है जिससे वो और स्मूथ चलता है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी भैया अपडेट होता रहना चाहिए और होता रहता है। जैसे कि हमारे पास 73rd और 74th अमेंडमेंट हुए हैं, ये बड़े बदलावों के निशानियां हैं। फिर है हमारे पास दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल एस्पिरेशन, यानी कि लोगों की प्रोत्साहना इसके अंदर होने चाहिए, लोगों को एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहित कॉन्स्टिट्यूशन को करना चाहिए। एंड चेंजेस इन सोसाइटी, और क्या होता है, समाज में बदलाव भी कॉन्स्टिट्यूशन को सिखाना चाहिए और सिखाता है, लोगों को इससे सीखना भी चाहिए। They did not see it as a sacred। भाई देखो क्या है ये, क्या उसको एक मान सकते हो आप कि उसको कोई कट्टरपंथीपन नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई ये चीज है तो इसी चीज को माना जाएगा, तुम अपना विचार नहीं रख सकते। नहीं, हम तो भैया हमारे प्रियम्बल में पढ़ते हैं कि हमारे पास तो विचारों की अभिव्यक्ति है। स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ, इसको ऐसा नहीं है कि इसमें बदलाव नहीं करा जा सकता, बहुमत से या अच्छी आइडियोलॉजी से, अच्छे आदर्श से इसमें बदलाव किया जा सकता है। दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। हां, समय दर समय कई समय अंतरालों पर संविधान के अंदर बदलाव हुए हैं, होते रहेंगे और होते रहने भी चाहिए। These changes are called constitutional amendments। क्या बोला जाता है इनको? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बोला जाता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है कि भैया बहुत पहले हुआ क्या था, आपको मैं बताऊं तो बहुत पहले भी, अगर हम ज्यादा दूर भी ना जाएं, तो हमारे पास भैया 1822 में भैया एक बंदा है जिसका नाम है अगस्त कॉम्ट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक ट्रायंगल बताया, है ना, इन्होंने लोगों का एक ट्रायंगल बताया, समाज में राज करने का एक ट्रायंगल क्या होता है, उस मेथड को बोला जाता है TMP, यानी कि थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड प्रैक्टिकल और साइंटिफिक सोसाइटी। इसके अंदर बताया जाता है कि कैसे गॉड या ईश्वर के नाम पर लोगों के ऊपर राज करा जाता है। मेटाफिजिकल के अंदर बोला जाता है कि यहां पर आए, मेटाफिजिकल के टाइम पर आए तो लोगों ने समझना शुरू किया कि भैया ऐसी कोई भी सुप्रीम शक्ति नहीं है, लेकिन हां मेटाफिजिकल चीजें जरूर हैं कि कंप्यूटर है तो इसके पीछे साइंस है, ये सब है। धीरे धीरे यहां पर साइंटिफिक सोसाइटी आई, वैज्ञानिक सोसाइटी आई, जो लोगों को यह बताने लगी कि हां सब कुछ भाई किस तरीके से होता है कि H2O है तो H2O के अंदर भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तब वो H2O है। जो बिजली कड़क रही है वो इंद्र देवता की वजह से नहीं भैया, वो क्यों लसक रही है, क्यों कड़क रही है बिजली? क्योंकि H2O का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, वहां पर कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी आपके लिए।
तो भाई क्लास को एंड करेंगे उससे पहले एक बार और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को समझ लेते हैं। क्या कहता है ये? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ क्या सोवर्जन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इसके अंदर आपको मैंने ये 3-4 मेथड बताए हैं, इसका एक फॉर्मूला बताया है, ट्रिक बताई है, चीट कोड बताया है। वो क्या है? जे प्लस लेफ्ट। जे प्लस लेफ्ट क्या होता है? जे प्लस लेफ्ट क्या होता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस कितनी तरीके के हैं हमारे पास? सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है एंड पॉलिटिकल जस्टिस है। लिबर्टी कितनी तरीके की है हमारे पास? हमारे पास थॉट्स की लिबर्टी है, हमारे पास एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, बिलीफ की लिबर्टी है, फेथ की लिबर्टी है, वर्शिप की यानी कि पूजा पाठ की लिबर्टी हम लोगों के पास है। इक्वालिटी हमारे पास कौन कौन सी है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की हमारे पास क्या है? इक्वालिटी है। फ्रेटर्निटी क्या है? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब कि किसी को भी यह नहीं कहा जाएगा कि तू हमसे नीचे है, भाई तू बराबर है, ज्यादा मेहनत करेगा तो और बराबर हो जाएगा या ऊपर भी जा सकता है। कब अपनाया गया इसको? भैया सीधी सी बात है, ज्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है, एक बार में नंबर याद है कि 26 नवंबर 1949 को तो अडॉप्ट करा गया और 26 जनवरी, एक महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसको इन्फोर्स यानी कि हम लोगों पर या हमारे देश भारत पर लागू कर दिया गया। तो ये क्लास यहीं तक थी। मुझे अब तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और भैया आगे की जर्नी और बहुत अच्छी जर्नी मेरे साथ शुरू करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके जरूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।